डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो चुका है और यूनिफॉर्म नॉर्मल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था, डिस्क्रीट, यूनिफॉर्म, बर्नौली और बायनोमियल का हम बेसिक पढ़ चुके थे, लेकिन उसका अभी हमने पीडीएफ एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया था। तो पीडीएफ डिफाइन करते हैं। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इज हेयर एन सी एक्स पी की एक्स क्यू की एन माइनस एक्स। ये आपको बताया था वेयर p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल। हर ट्रायल में कांस्टेंट रहनी चाहिए प्रोबेबिलिटी p। जैसे कि आप पॉइंट टॉस कर रहे हो तो हर ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही है, सक्सेस अगर हम हेड को मान रहे हैं तो हर ट्रायल में आपका एक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए सक्सेस की भी और फेलियर की भी। तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं, वो ट्रायल आपका नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा होता है। उस नंबर ऑफ टाइम रिपीटिशन में हमें एग्जैक्टली मान लीजिए 5 हेड चाहिए। 10 बार आपने कॉइन को टॉस किया तो 10 बार कॉइन को टॉस किया, 5 हेड निकालने के चांसेस बन जाएंगे q की 10 माइनस 5 विच इज कैन बी रिटन एज t हो गया 1/2 हेड आने के लिए, और या तो टेल आएगा अगर फेलियर की बात करें तो। ये आपके पास केसेस बन गए। इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। एनी 5 पोजीशन पहले सिलेक्ट कर ली जिन 5 पोजीशन पे हेड आएगा, क्योंकि 10 बारी में से कोई से भी 5 पे हेड आ सकता है ना। तो कॉम्बिनेशन लगाया, सिलेक्शन लगाया, देन हेड आने की अगर हम 5 बार में जहां पे भी आया होगा तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 हो गई। बाकी बचे 5 में टेल आया हो तो टेल की 1/2 की पावर 5 वही सेम आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हुआ है कि आपके पास एक जो ट्रायल है उस ट्रायल में प्रोबेबिलिटी जो भी रहेगी वो हर ट्रायल सेम ही रहना चाहिए आपका। हर ट्रायल में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सेम ही आएगी, ठीक है। और आपको उन सभी ट्रायल में मिक्स करके बताना है जो भी आपका आंसर होगा फॉर ऑल ट्रायल्स। तो ये आपका आंसर कब आ रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, अप टू n तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ 9 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, अप टू 10 के 10 हेड पूछ सकती हूँ। अगर मैं 10 बार कॉइन को टॉस कर रही हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एक बार भी हेड ना आए, तो 0 भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी और 10 तक कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू डिस्क्रीट तो रहेगी लेकिन 0 से n तक रहेगी। और यहाँ पे q की वैल्यू क्या है 1 माइनस p, क्योंकि p प्लस q तो 1 ही होता है आपका, अदरवाइज 0। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज दिस। क्लियर है। तो इसमें एक तरीके से दो कांस्टेंट है, एन बी और पी भी। जो पैरामीटर्स हम मान सकते हैं एन और पी दोनों ही पैरामीटर है, ठीक है। एन को हम कई बार डिग्री भी कह देते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। वैसे एन भी पैरामीटर है और पी भी पैरामीटर है, दोनों ही वेरी कर रहे हैं यहाँ पे। रैंडम वेरिएबल तो एक्स है। क्यू भी पैरामीटर मान सकते हो, लेकिन क्यू खुद ही पी से बना हुआ है, तो हम उसको कोई अलग नहीं मानेंगे, वो पी से ही बना हुआ है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक्स फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर 2 पैरामीटर्स आर देयर, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायल्स जो भी हमने किए हैं, और p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो इस पे बेस कुछ जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो वेरीफाई हम कर सकते हैं, जिसमें से एक हम कल ही कर चुके थे। जब आप इसमें समीशन लोगे 1 आएगा, मतलब इस पे समीशन लेना, और हमने देखा था p प्लस क्यू की पावर n बनेगी विच इज 1। अब इसी एक्सपेरिमेंट को जो हमने किया, मान लो एक बार रोल किया, 2 बार किया, 3 बार किया, n बार किया रोल, तो हमने उसका निकाल लिया। अब मैं कहूँ मैंने जो सिंगल एक्सपेरिमेंट किया n बार कॉइन को टॉस करने का, उसी एक्सपेरिमेंट को मैंने कैपिटल N टाइम्स रिपीट कर दिया। मतलब पहला जो मेरा सेट था, मैंने 10 ट्रायल्स किए पहले सेट में, वही सेम मैंने 10 टाइम्स रोल दोबारा किया, वही सेम मैंने 10 टाइम रोल्स दोबारा किया। कितनी बार किया, कैपिटल N टाइम्स। मतलब पहले तो स्मॉल n थे, स्मॉल n स्मॉल n, इन्हीं में से आपने चूज कर लिया एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की एन माइनस एक्स। इसकी भी यही आएगी एन सी एक्स पी की एक्स क्यू की एन माइनस एक्स। ऐसे यहाँ से तो हर एक से सेम ही आएगा। तो जब आप ऑल ओवर निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, कितनी बार हो रही है, n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, n इंटू ये बन जाएगा, ठीक है। मतलब फाइनल जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाएगा इस केस में कैपिटल N इंटू जो पहले वाला आपका डिस्ट्रीब्यूशन था। क्लियर हुआ है। तो ये एक्सपेक्टेड का काम कर देता है एक तरीके से।
कि अगर आप बार बार कर रहे हैं किसी भी ट्रायल को, और उसी ट्रायल को अब आपने एक्सपेरिमेंट मान लिया, 10 ट्रायल के वो एक एक्सपेरिमेंट बना दिया सिंगल, तो उस एक्सपेरिमेंट को आपने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया, से 5 बार रिपीट किया, तो पहली बार आने की प्रोबेबिलिटी जो भी होगी 10 सी एक्स पी की पार्ट एक्स क्यू की पावर 10 माइनस एक्स ये होगी। दूसरी बार भी सेम यही चीज आएगी, तीसरी बार भी सेम यही चीज आएगी, पांचों बार यही आएगी। तो 5 बार ऐड करने की बजाय मैं 5 बार मल्टीप्लाई कर दूंगी ना उसी के डिस्ट्रीब्यूशन को, जो भी पहले वाले का सिंगल का आ रहा होगा, तो वही हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या हुई, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो रिक्वायरमेंट हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये थी कि हर ट्रायल के 2 ही केसेस होने चाहिए, एक सक्सेस एक फेलियर। ठीक है, जो आपस में डिसजॉइंट होंगे ये भी ध्यान रखना, एग्जॉस्टिव एंड डिसजॉइंट, मतलब जिनको मिलाने पे सारे आउटकम बन जाएंगे और दोनों के आपस में कुछ कॉमन भी ना हो। जैसे मैंने कहा हेड आए तो टेल फेलियर हो गया, और हेड प्लस टेल मिलाने पे सारे आउटकम पूरे हो गए आपके कॉइन को रोल कॉइन को थ्रो करने के, है ना। तो इस ट्रायल में क्या होगा आपका, क्या आपको अजम्पशन लेके चलनी पड़ेगी, आप तभी अप्लाई कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन जब ईच ट्रायल में क्या हो आपके पास दोनों ही एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स होने चाहिए। दोनों को हम क्या नाम दे देंगे, एक को सक्सेस का नाम दे देंगे, एक को फेलियर का नाम दे देंगे, दोनों को मिलाने पे टोटल आउटकम बनने चाहिए आपके। ठीक है ना। सेकेंडली हम ये भी चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो आप नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स ले रहे हैं वो फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट, आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चाहिए, तभी आप एनसीएक्स निकाल पाओगे ना, कभी भी इन्फिनिटी सीएक्स तो निकाल ही नहीं पाते आप। ठीक है, तो एन फाइनाइट होना चाहिए। थर्ड थिंग इज पहला ट्रायल दूसरे ट्रायल से इंडिपेंडेंट है, दूसरा तीसरे से, पहला तीसरे से, मतलब आपस में सारे इंडिपेंडेंट है। हमने कॉइन का एक्सपेरिमेंट, तो पहले कॉइन पे क्या आएगा दूसरे कॉइन पे आने के आउटकम को कोई वो अफेक्ट नहीं करेगा। अगर पहले पे हेड आया तो उससे दूसरे का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम ये कार्ड्स का गेम खेलते हैं तो कार्ड्स वाले में अगर पहली बार 1 आ गया आपके पास हार्ट का, तो दूसरी बार 1 हेड का आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अब जो आपकी वो थी कार्ड्स उसमें है ही नहीं 1 का हार्ट। तो उस वाले केस में हम ये वाला नहीं लगा सकते डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी तब लगेगा कि जो आप ट्रायल्स कर रहे हो बार बार वो क्या आंसर, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बट मैम उसमें अगर हम रिप्लेसमेंट मतलब वापस डाल दें उस कार्ड को, वो नहीं, हमने कंडीशन नहीं बताई ना कुछ भी। जब तक हम ये नहीं कहते कि हमने वापस उस कार्ड को डाल दिया तब तक मतलब हमने नहीं डाला है, बस मैंने ये बताया कि निकाला है। इसकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी ना कि वापस डाल दिया, अगर देती वापस डाल दिया तो इंडिपेंडेंट हो जाता। ठीक है ना, तो फिर दोबारा आ सकता था 1 हार्ट का, तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो अगर हम नहीं बोल रहे इट मीन्स उसको हमने कार्ड को वापस रिप्लेस नहीं किया, वो हमने निकाल के बाहर रख दिया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट वाली बात कर रहे हैं, तो विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ कार्ड्स अगर हम कोई ट्रायल बार बार कर रहे हैं तो वो ट्रायल आपका बायनोमियल के अंडर नहीं आ सकता है। अगर विद रिप्लेसमेंट है तो वो बायनोमियल में आ जाएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, और उसमें आप 2 किसी बना लो, ब्लैक कार्ड आना सक्सेस मान लो, रेड कार्ड आना फेलियर मान लो, 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव में हम बना सकते हैं उसके भी आउटकम। तो रिक्वायर्ड कंडीशन को बस ध्यान में रखो कि बायनोमियल तभी लगेगा जब आप 2 जो सेट बना रहे हो सेट आपस में कुछ भी कॉमन ना रखे और उनको मिलाने पे सारे आउटकम बन जाए। ठीक है, और जो आप ट्रायल्स बार बार कर रहे हैं इस तरीके के इवेंट के वो ट्रायल्स आपके फाइनाइट होने चाहिए। थर्ड थिंग, वो ट्रायल आपस में इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। एंड फोर्थ थिंग इज, जो मैंने आपको एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग बताई थी कि जो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाल रहे हैं, ये हर ट्रायल में सेम ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं पहले ट्रायल में आपके हेड आने के चांसेस 1/2 थे तो अगले ट्रायल में आपके 1/4 बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपका। हर बार प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहनी चाहिए पी, तो पी इज कांस्टेंट, ये भी आपको रिक्वायर्ड है। अगर ये सारी चीजें आपके पास होती है तो ही आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। जो जो मैंने आपको ये बताया ये सारा बर्नौली में भी, अगर आप ध्यान से देखो बर्नौली में भी हर ट्रायल आपका एग्जॉस्टिव म्यूचुअली था, उसमें तो एक ही सिंगल ही ट्रायल करते थे, सक्सेस और फेलियर ही उसमें हम देख रहे थे। वहां एन के लिए फाइनाइट भी सिर्फ 0 और 1 थी, 2 ही वैल्यूज थी।
ट्रायल वहां पे इंडिपेंडेंट इसलिए तो क्योंकि वहां पे हम ट्रायल्स की तो बात ही नहीं कर रहे थे, है ना। वहां ट्रायल्स पे तो बात ही नहीं थी आपके रिपीटेड है क्या है, और पी आपका कांस्टेंट, फिर वही बात है, वो भी नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो हमारे ट्रायल्स हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें उनको हम बर्नौली ट्रायल्स भी कह देते हैं, क्योंकि बर्नौली ने भी दिए कहीं ना कहीं जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो आपका आया है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जेम्स बर्नौली ने दिया था, जेम्स बर्नौली ने। और ये जब दिया था उसने, तो उसकी जब डेथ हो गई तो उसके 8 साल बाद ये पब्लिश हुआ था। ये देखो, उस टाइम तो पब्लिश ही नहीं हुआ, उसके 8 साल बाद पब्लिश हुआ ये वाला जो आर्टिकल है। तो जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, अगर वो इन सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एक्सेप्ट द सेकंड वन प्रॉपर्टी नंबर ऑफ ट्रायल इज फाइनाइट, तो उसको हम बर्नौली ट्रायल्स बोल देते हैं। उसने अपने नाम पे बता दिया कि ये ट्रायल्स आपके पास हैं। तो यहाँ पे हम किस किस का एग्जांपल ले सकते हैं बायनोमियल में? एक तो मैंने आपको बताया कॉइन को टॉस करने का, या फिर डाई थ्रो कर रहे हो वो भी ले सकते हो, गेटिंग इवन और ओड नंबर करके, ठीक है। या फिर आप कार्ड्स ड्रॉ करना भी ले सकते हो विद रिप्लेसमेंट, ये ध्यान रखना, कार्ड्स के लिए विद रिप्लेसमेंट वाला लेना पड़ेगा। तो उसमें आप दो बना सकते हो, एक ब्लैक कार्ड आना और रेड कार्ड आना, ब्लैक इज सक्सेस मान लो, रेड फेलियर मान लो, तो वहां पे ही बन जाएगा ऐसा केस हमारा। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है हमें, अगर हम इस तरीके की सिचुएशन लेते हैं तो। और ये भी ध्यान रखना कि जो यही वाला डिस्ट्रीब्यूशन आगे जाके बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन बनाने वाला है, जब हम एंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बनने वाला है। ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी से निकल के आने वाला है, वो भी इसी का आपका केस बन के आने वाला है। तो जितने भी आपके केसेस हम आगे पढ़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं इस डिस्ट्रीब्यूशन को तो वो इम्पोर्टेंटली लेके अपने काम को फिर आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट, तो ये देखो क्या एग्जाम्पल है ये, एन इरेगुलर 6 फेस्ड डाई, मतलब वही जैसा एक डाई होता है आपका 6 फेसेस होते हैं वैसा ही हमने लिया है, बट वो इरेगुलर है, मतलब एक रेगुलर सा नहीं है कि हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी हम 1/6 मान लें, ऐसा कुछ नहीं कह रहा वो क्या कह रहा है इस तरीके का, द एक्सपेक्टेशन दैट इन 10 थ्रोस इट विल गिव 5 इवन नंबर्स is twice the expectation that it will give 4 even numbers। अगर मैं एक्सपेक्टेशन से कनेक्ट करूं, ये कहना चाह रहा है कि 10 थ्रो में वो 5 इवन नंबर देगा, 10 में से 5 इवन नंबर। हम जो डाई का हमारा एक्सपेरिमेंट था, अभी हमने बताया बर्नौली में फिट बैठता है ना, बर्नौली में फिट बैठता है आपका जो डाई वाला एक्सपेरिमेंट था, और ये बात भी आपकी इवन नंबर पे कर रहा है, तो क्यों ना हम इवन को सक्सेस मान ले, एक्स बी द सक्सेस मान लिया हमने, ठीक है ना। और क्या माना है हमने, सक्सेस किस चीज के लिए मानी है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो इवन नंबर के लिए हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्स क्या हो गया आपका, गेटिंग इवन नंबर, ये रैंडम वेरिएबल है। तो एक डाई पे इवन नंबर आना मतलब 2 4 6, बाकी जो बच गए वो आपकी फेलियर हो गई एक तरीके से, ठीक है ना। तो सक्सेस की क्या आप मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बता सकते हो? अभी अभी हमें नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि इरेगुलर डाई है। वैसे तो आपका 3/6 आएगा 1/2, लेकिन ये इरेगुलर डाई है, रेगुलर नहीं है कि जो आप 1/2 लिख दो। तो इरेगुलर की कैसे निकाले, अभी इन्होंने दे रखा है कि एक्सपेक्टेशन दैट इन 10 थ्रो इट विल गिव 5 इवन नंबर, मतलब 10 में से 5 में ये आपको इवन नंबर दे, वो ट्वाइस एक्सपेक्टेशन आएगी कि आपको ये 4 इवन नंबर दे उन्हीं 10 आउटकम में से। तो जब आपके पास ट्रायल्स रिपीट हो रहे, इन्होंने क्या किया, ट्रायल को 10 बार रिपीट किया, सेम ही ट्रायल को 10 बार रिपीट किया, उसमें से 5 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा, 5 इवन नंबर आने की। तो 5 इवन नंबर आना मतलब x इज इक्वल टू 5 पे बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू जो 5 है वो इन्होंने इक्वल देके ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू किसकी, 4 इवन नंबर आने की। तो x इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमने इवन नंबर को माना है x, तो x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास गिवन है। और इस केस में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन लिखूं तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखा जाएगा, बायनोमियल का केस है, आपको साफ साफ पता चल रहा है। NCX होता तो 10 बार इसने टॉस किया, NCX p की पावर x, अभी हमें p की वैल्यू नहीं पता, q की पावर n माइनस, अगर p नहीं पता तो हमें q भी नहीं पता है, सिर्फ हमें n पता है कि इसने 10 बार किया है रोल, ठीक है। चलिए इससे हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकाल सकते हो।
NC5 P की पावर x Q की पावर n माइनस एक्स 10 माइनस 5 NC4 4 आ जाएगा P की पावर 4 Q की पावर 10 माइनस 4 यही आ जाएगा। तो 10C5 आपका कितना रहता है 10C5 अगर हम 10C5 निकालें 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल P की पावर 5 Q की पावर 5 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे P की पावर 4 इंटू Q की पावर 6 यहाँ पे एक Q बच गया आपका इस साइड और यहाँ पे एक P बच गया इस साइड। तो ये आ चुका है आपके पास 10 से 10 फैक्टोरियल आप कैंसिल कर सकते हो। इवन यहाँ से आप 4 फैक्टोरियल को एक 5 छोड़ के कैंसिल कर सकते हो और यहाँ से आप 6 को छोड़ के ये वाला 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ 5 बचा है यहाँ 6 बचा है इससे भी डिवाइड कर दो 3 बचा एक तरीके से। तो इधर तो आया है Q/3 आपके पास और इधर आया है P/5। अब Q की वैल्यू में क्या पुट कर सकते हो 1 माइनस P क्योंकि P प्लस Q 1 होता है 3P इज इक्वल टू 5 माइनस 5P 8P इज इक्वल टू 5 P की वैल्यू आ गई आपके पास 5/8। अगर P की वैल्यू 5/8 आई है तो Q की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 5/8 इज 3/8। P और Q दोनों की वैल्यू आ चुकी है हमें निकालना क्या वो देखते हैं। तो हमारे पास Px इज इक्वल टू x बन चुका है NCx P की पावर 5/8 सॉरी P की पावर x Q की पावर 10 माइनस एक्स ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है वेयर एक्स क्या है आपका नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितने आए हैं आपके। तो इन्होंने ये पूछा हाउ मैनी आइटम इन 10,000 सेट ऑफ 10 रो मतलब जो आपने बार बार एक्सपेरिमेंट किया 10 बार वो 10 बार तो एक सेट हो गया फिर दूसरा सेट आपने 10 बार का किया फिर तीसरा सेट आपने 10 बार का किया आपने ऐसे 10,000 सेट बनाए हैं 10,000 सेट। तो इस प्रोबेबिलिटी को हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे मैंने एक रिमार्क में आपको बताया था। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 से। पूछ क्या रहा है वुड यू एक्सपेक्ट इट टू गिव नो इवन नंबर। नो इवन नंबर मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि एफ ऑफ 0 निकालो नो इवन नंबर कोई भी इवन नंबर ना है x इज इक्वल टू 0 तो x ऑफ 0 निकालेंगे 10C0 आपका कितना हो जाएगा 1 यहाँ पे भी 0 हो गया 3/8 की 10 आ गई आंसर। तो ये बन गया 10,000 इंटू 3/8 की 10 ठीक है दैट इज योर फाइनल आंसर। किसी को कोई डाउट है इसमें ये 10,000 है मैम। शीतल क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे हाउ मेनी टाइम्स इन 10,000 सेट इसने जो आंसर फाइनल पूछा है इसने कहा कि 10th रो के हमने 10,000 सेट्स बनाए हैं। जो कैपिटल N की वैल्यू है यहाँ पे 10,000 है। हमने आपको बताया था कि fx कैसे बनेगा n इंटू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स तो हमने 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर अपना फाइनल आंसर निकाला है। ओके मैम ओके ठीक है चलिए तो बाकी आप ट्राई करोगे 6th भी 7th भी आप ट्राई करोगे 8th पे आ जाओ। एक बार रीड करो 8th फिर कराते हैं अभी। मैम ये लास्ट लाइन दोबारा बताना एक बार जो 10,000 वाली थी है। हिमांशी पहले आप उस टाइम थे जब मैंने ये कंसेप्ट बताया कैपिटल N वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं मैम एक बार रिकॉर्डिंग देखना और फिर पूछना ठीक है क्योंकि मैंने थोड़ा डिटेल में बताया था कि क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है मैम। ठीक है लेट क्यों ज्वाइन किया मैम कुछ काम कर रहे थे टाइम ही नहीं देखा। अच्छा चलो भाई अलार्म लगा लिया करो 8 बजे का तो अपना फिक्स अब 8 नहीं तो 7:15 तक तो स्टार्ट हो ही जाता है। ठीक है बाकी क्या है आपका आप एक्स्ट्रा क्या करते हैं कि 10 बार उस एक्सपेरिमेंट को आपने किया था लेकिन उसी एक्सपेरिमेंट के 10 आपने किया उसका एक सेट बना लिया फिर 10 बार आपने दोबारा किया वो एक दूसरा सेट बन गया 10 बार दोबारा किया तीसरा सेट बन गया मतलब हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम है हर सेट की। तो उनको अगर आप 10,000 बार ऐड करोगे इसका मतलब क्या है अगर आप 2 को 5 बार ऐड कर रहे हो 10 आंसर आएगा मतलब 2 इंटू 5 ही करना है हमें। इन शॉर्ट अगर मैं सेम चीज बार बार कर रही हूँ जितनी बार भी करूंगी से दिस इज मैंने 10,000 बार किया है तो क्या आंसर आएगा 10,000 इंटू 2 ही तो आंसर आएगा। तो यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया कि लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया जो बार बार हमने रिपीट करके जितने टोटल सेट बनाए थे। बाकी डीप में एक बार देख लेना जो पीछे कराया था। ठीक है यस मैम चलो
तो 8th एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं अब हम। इन अ प्रिसीजन बॉम्बिंग अटैक, बॉम्ब का अटैक किया जा रहा है, there is 50% chance that any one bomb will strike the target। क्या कहना चाह रहा है कि हाफ चांसेस है, 50% मतलब हाफ चांसेस हो गए ना कि जो बॉम्ब है, मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉम्ब विल स्ट्राइक द टारगेट इज इक्वल टू कितनी है, 1/2, 50%। टू डायरेक्ट हिट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द टारगेट कंप्लीटली। ये कह रहा है कि सिर्फ हमें 2 लगातार हिट चाहिए उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मतलब जहां पे हमें बॉम्ब छोड़ना था उस वाले को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें सिर्फ 2 ही हिट जाने चाहिए हमारे बॉम्ब के बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पे। तो ये पूछ रहा हाउ मेनी बॉम्ब मस्ट बी ड्रॉप्ड, कितने बॉम्ब ड्रॉप किए जाने चाहिए टू गिव अ 99% और बेटर ऑफ कंप्लीटेड डिस्ट्रॉइंग द टारगेट, कि हमारे जो चांसेस है डिस्ट्रॉय करने के वो 99% या उससे भी ज्यादा हो जाए। बॉम्ब डिस्ट्रॉय कब होगा, जब आपके जो एक्स की वैल्यू है वो 2 या 2 से ज्यादा बार हिट करे, मतलब आपने एक ऐसा रैंडम वेरिएबल लिया है हिटिंग द टारगेट, एक रैंडम वेरिएबल आपने क्या लिया है कि नंबर ऑफ बॉम्ब स्ट्राइकिंग द टारगेट, कितने बॉम्ब हिट कर रहे हैं टारगेट को, ये आपने लिया। ठीक है, नंबर ऑफ बॉम्ब हिटिंग द टारगेट, जैसे हम नंबर ऑफ हेड लेते थे तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉम्ब हिटिंग मतलब बॉम्ब को हिट करने की प्रोबेबिलिटी एक की तो 1/2 है ना, और नॉट हिट की भी क्या आ जाएगी 1/2, तो 2 ही तो केसेस है ना यहाँ पे, हिट और नॉट हिट। केसेस तो यही है, या तो हिट करेगा या नहीं करेगा। एक ट्रायल में तो हमने एक ही बॉम्ब छोड़ सकते ना, एक ट्रायल में एक बॉम्ब छोड़ना, तो केस तो बायनोमियल का ही बना ना। बायनोमियल के केसेस कैसे समझाए थे मैंने कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सॉरी म्यूचुअली आपका डिसजॉइंट और एग्जॉस्टिव होना चाहिए। तो एग्जॉस्टिव भी है, या तो हिट करेगा या नहीं करेगा, हिट करने की प्रोबेबिलिटी इसने 1/2 दे दी, तो नॉट हिट की भी कितनी है 1/2 ही है। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मान ली 1/2, हिट करने की हमने प्रोबेबिलिटी मान ली 1/2 सक्सेस की। तो अब हमें सक्सेस चाहिए, सक्सेस कब होगी, इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर बोला है कि हमें बताने कितने बॉम्ब हम डिस्ट्रॉय करें, मतलब हमें वो एक्स की वैल्यू निकालनी है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाए हिट करने की। टारगेट हिट तो तभी हो रहा है ना कि जब एक्स की वैल्यू हम ग्रेटर इक्वल टू 2 कर रहे हैं, है ना, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2 रखेंगे तभी तो टारगेट हिट होगा, क्योंकि हमें 2 हिट चाहिए। अब 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कितने भी हो जाए, डिस्ट्रॉय तो हो ही गया वो। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी 0.99 से भी ज्यादा या फिर इक्वल, ये इन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर जो लास्ट लाइन है। आपको बताना कितने बॉम्ब हम फेंकें, मतलब आपको एन की वैल्यू निकालनी है कि एन कितने फेंके जाएं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स करें कितने जाएं। एक ट्रायल में एक बॉम्ब गया, दूसरे ट्रायल में दूसरा बॉम्ब गया, तीसरे ट्रायल में तीसरा बॉम्ब गया, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हम कितने करें कि जो हमारी श्योरिटी है वो 99% या फिर उससे भी ज्यादा हो जाए स्ट्राइक करने की टारगेट को। बस अब आप इसको सॉल्व करोगे अगर, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर मैं ग्रेटर इक्वल टू 2 के सारे केस सॉल्व करने बैठ जाऊं, NC2 P की पावर 2 Q की n- जो भी है 2, फिर NC3, तो कॉम्प्लिकेटेड है तो ना, हम इसको ऐसे लिख ले 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। बात तो एक ही है ना, ये सम ऑफ होल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो हमारे 0 से लेकर n तक केस चलते हैं। तो 2 से n वाले केस के बारे में पूछ रहा, तो मैंने 0 और 1 की निकाल के उसको क्या कर दिया 1 में से माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसकी निकालते हैं 1 और 0 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे। देखिए 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब आप खुद सोचिए। P0 निकालना है तो NC0 P की पावर 0, P आपको 1/2, अगर P 1/2 है तो Q भी कितना है 1 माइनस 1/2, दैट इज ऑल्सो 1/2, 1/2 की पावर n-0। x इज इक्वल टू 1 की निकालोगे NC1 1/2 की 1, 1/2 की n-1, ये हमें ग्रेटर इक्वल टू 0.99 चाहिए। 1 माइनस NC0 तो आपका कितना हो जाएगा 1, 1/2 की 0 भी 1, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 की पावर n माइनस NC1 n हो गया, 1/2 की पावर n ही आ गया, क्योंकि 1 है ये n-1 में मिला के कितनी बन जाएगी n ही बन जाएगी, ग्रेटर इक्वल टू 0.99। अब इसको सॉल्व करो, देखो इसको इस साइड ले आऊँ अगर मैं 1 माइनस 0.99 कितना जाएगा 0.01, ग्रेटर इक्वल टू इस दोनों को उस साइड ले गए, उस साइड लेके जाएंगे कितना बन जाएगा आपका ये वाला
1/2 की पावर n तो कॉमन 1 प्लस n, ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। और वी कैन राइट इट एज, देखो 1/2 की पावर n है, 1 प्लस n, तो इस 2 की पावर n को मैं यहाँ से हटा के इस साइड लिख सकती हूँ 0.01। तो अब आपको ऐसे n की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ऐसी n की वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम नंबर ऑफ हमें टारगेट चाहिए बॉम्ब को हिट करने के लिए। तो पहली n की वैल्यू ऐसी ढूंढो जो इसको सेटिस्फाई करे, उसके बाद वाले तो सारी कर जाएंगी जो एक कर गई। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ये 1/100 लिख लो चाहे, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो इधर तो आ जाएगा 2, यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करते कितना आएगा 2/100, जो बहुत ही छोटा भी तो, लेकिन ये बड़ा बता रहा है, तो n इज इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता। तो इसी तरीके से आप 2 चेक करोगे, 3 चेक करोगे, 4 चेक करोगे, 5 चेक करोगे, चलते चलते चेक करके देखना आपकी पहली बार ये इनइक्वालिटी n इज इक्वल टू 11 पे जाके सेटिस्फाइड हो गई। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 11 इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉम्ब नीडेड टू डिस्ट्रॉय द टारगेट कंप्लीटली, ठीक है। तो अगर हम n ट्रायल्स कर लेंगे ना, मतलब 11 बॉम्ब जब हम फेंक लेंगे तो हमारे चांसेस उस टारगेट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के 99% या उससे ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, देखो बहुत बहुत जेन्युइन सी बात थी। एक बार टारगेट आपने हिट किया, नहीं भी लग सकता, 50% चांसेस है, दूसरी बार के तो भी नहीं लग सकता, 50% चांसेस है। 50% चांसेस मतलब 2 बार में से एक बार हिट हो भी जाए, ठीक है ना, 2 में से एक बार हिट होने हो भी जाए। 50% का मतलब क्या है, 50/100, 1/2, 2 में से एक हिट हो सकता है, अगले 2 में से फिर एक हिट हो सकता है, ऐसे अगले 2 में से फिर एक हिट हो सकता है। मिनिमम हमें 2 चाहिए थे, तो कम से कम 4 तो आपकी वैल्यू जानी जानी थी। लेकिन ये जरूरी थोड़ा ना, क्या पता बीच में से ज्यादा खाली चले जाए, हमें श्योरिटी वाले इवेंट चाहिए, हमें जो चांसेस चाहिए थे, यहाँ चांसेस हमें 50% नहीं चाहिए अपने टारगेट को हिट करने के, यहाँ हमें 99% ही उससे ज्यादा चाहिए, हमें श्योर इवेंट के करीब पहुंचना चाह रहे हैं। तो एन के लिए उतनी बड़ी हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज श्योर इवेंट के करीब चाहिए है कि भाई वो टारगेट हिट हो ही हो, तो आपको अगर ज्यादा नंबर ऑफ ट्रायल्स मिल जाए तो एक ना एक बार तो तुक्के से ठीक कर ही जाओगे। अगर आपको ये कहा जाए कि 11 में से आपको एक क्वेश्चन ठीक करना है, और आपको एक बात ये कहा जाए कि 3 में से एक क्वेश्चन ठीक करना, तो किसके चांसेस ज्यादा आएंगे? ऑब्वियसली 11 11 में वाले। से एक जो आप हिट कर पाएंगे वो ज्यादा जल्दी होगा काम, 3 तो चॉइस कम हो गया आपके पास। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ आपका कि एन के लिए पहली बार 11 पे जाके सेटिस्फाइड हुए। क्लियर हुआ है? यस यस मैम। ठीक है। तो अब इसके जो है कुछ मीजर्स रह गए आपके, मूवमेंट्स हैं इसके अंदर आपके निकालने, ठीक है। इसी के अंदर हम और भी काफी सारी चीजें निकालेंगे। एक क्वेश्चन छोटा सा आपसे कर लेते हैं उससे पहले, एक रेफरेंस रिलेशन भी, रेफरेंस रिलेशन का कॉलम भी बनाना भाई, वो हम बहुत सारे उसमें निकालेंगे आगे डिस्ट्रीब्यूशन में। आपको मैंने मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया 3 और वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 4 दे दिया। क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका पॉसिबल है? क्या ये बन सकता है? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, पूछ रही हूँ, मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि मैम मीन बड़ा होता है ना उसमें। यस, हमने बायनोमियल में बताया था मीन हमेशा बड़ा होता है। मीन आपका कितना आया था बताओगे? एन एन पी क्यू, या अभी हमने नहीं निकाला, मीन निकाला ही नहीं शायद अभी हमने ना, अभी नहीं निकाला है मैम। रुको रुको, हाँ अभी नहीं निकाला हमने मीन, तो मीन निकालते हैं चलो पहले, फिर पता चलेगा। ये आपने चलो बोल दिया मीन हमेशा बड़ा रहता है, बर्नौली में हमने पढ़ा था मीन बड़ा रहता है वेरिएंस से, तो बर्नौली जैसा ही केस यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रायल्स बढ़े हैं आपके, बाकी चीजें तो सेम रही। तो मीन निकालने के लिए क्या होता है आपके पास? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू समीशन एक्स पी एक्स। पी एक्स यहाँ पे एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की एन माइनस एक्स, एक्स लाइज फ्रॉम 0 to n। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, इस पे समीशन तो आपका 1 रहता था ये हमें पता है, लेकिन अब साथ में x भी आ गया है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ पे x रहता है, यहाँ पे x रहता है, तो 1 बना आपका, यहाँ पे भी x रहे, तो हम क्यों ना इसको रिड्यूस करके थोड़ा सा, मैं क्या क्या कॉमन ले लूँ यहाँ पे, n p भी कॉमन ले लूँ, q भी कॉमन ले लूँ। कैसे ले सकते हैं? देखो p कॉमन ले लो, यहाँ बच गया p की x-1 है ना, q कॉमन लेंगे तो q की n-x-1 बच जाएगा, n कॉमन लोगे तो n यहाँ ऊपर से आना वाला होगा आपका,
ठीक है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, एन, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको खुले में। इसको वैसे निकालने का आपका तरीका ये भी था कि आप पहले मूवमेंट्स ही निकाल लो डायरेक्ट, तब भी निकल जाता। चलिए, तो हम कहाँ थे, एक बार दोबारा नीचे लिख रही हूँ मैं, समीशन एक्स एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की एन माइनस, हम यहाँ पे थे। तो हमने क्या किया, यहाँ से क्या क्या कॉमन लिया है आपका, यहाँ पे हमने एन और पी एक बार। तो अगर मैं एन और पी कॉमन लूंगी क्या बन जाएगा आपके पास, देखो इसको हम एन फैक्टोरियल बाय एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एन कॉमन ले लिया है तो ये यहाँ से बाहर चला गया, है ना। और p कॉमन लिया तो p की x माइनस वन बची है। इसको मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन। क्या कोई फर्क पड़ेगा, माइनस वन किया और प्लस वन किया, दोनों बातें किया तो जीरो ही रहेगा वो तो। n माइनस वन एक्स माइनस वन ऐसे लिख दिया उनके डिफरेंस में। और यहाँ पे एक x से एक x कट के क्या बच जाएगा, x माइनस वन का फैक्टोरियल, ये आ गया आपके पास। तो अगर हम ध्यान से देखें जो भी हमने लिखा है एन पी समीशन, ये बन गया एन माइनस वन का फैक्टोरियल बाय एक्स माइनस वन का फैक्टोरियल, और इन्हीं का डिफरेंस है, देखो ये इन्हीं का डिफरेंस है। हम इसको लिख सकते हैं एन माइनस वन सी एक्स माइनस वन, इसको लिख सकते हैं पी की एक्स माइनस वन, इसको लिख सकते हैं क्यू एन माइनस वन एक्स माइनस वन डिफरेंस, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n की जगह पे n माइनस वन आया, x की जगह पे x माइनस वन आया, x की जगह पे x माइनस वन आया है, n की जगह पे n माइनस वन आया है। समीशन वही आपका x 1 to n चला गया। अब जीरो वाली टर्म से तो फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना, जीरो वाली टर्म को तो हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया। चलिए, तो अब ये देखो, अब ये वही सेम बिहेवियर बन गया वैसा ही। अब इसकी वैल्यू वन आ जाएगी ना, ये एक्सपेंशन बन गया बस p प्लस क्यू की पावर n माइनस वन, ये उसकी एक्सपेंशन बन गया यहाँ पे। यहाँ अब n माइनस वन की एक्सपेंशन आई है, तो ये बन गया एन पी इंटू ये हो गया वन, दैट इज इक्वल टू एन पी। तो मीन की वैल्यू आपके पास निकल के आई है एन पी। तो इन शॉर्ट आपको करना कर दो कि वन का कैसे पता चलता है, जो यहाँ पे है एन माइनस वन वही यहाँ पे होना चाहिए एक्स माइनस वन, और वही आगे जाके यहाँ बनना चाहिए, और इनका डिफरेंस यहाँ बनना चाहिए सेम। जैसे वहाँ पे एन सी एक्स था हमारे पास, पी की एक्स और क्यू की एन माइनस एक्स था, ठीक है ना। तो ये बायनोमियल की हमारे पास शॉर्ट फॉर्म तरीके से, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये होती है बायनोमियल, जो आपके पास एक्सपेंशन थी उसकी बात कर रहे हैं। जैसे एक और निकाल के देख लेते हैं, ये तो हमने मीन निकाला, वेरिएंस के लिए हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, मतलब समीशन एक्स स्क्वायर टी एक्स, समीशन एक्स स्क्वायर एन सी एक्स पी की एक्स क्यू की एन माइनस एक्स हो जाएगा, बर्नौली के केस में कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर हमारा है, लेकिन एक्स स्क्वायर से हम तो नहीं कैंसिल कर सकते, जैसे एक्स तो चलो नीचे यहाँ पे एक्स में आ गया था, अब यहाँ तो नीचे एक्स एक्स माइनस वन में ओपन हो सकता है फैक्टोरियल, है ना। तो क्यों ना हम इसको कुछ उसी फॉर्म का ले जाएं, इसी के अंदर हम एक्स अपना क्या करें, ऐड कर दो, इसी के अंदर एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। एन सी एक्स पी की एक्स क्यू की एन माइनस एक्स समीशन, ये आ गया आपके पास। और यू कैन राइट इट एज एक्स कॉमन लूँ एक्स माइनस वन प्लस एक्स, इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया है, इस वाले x को मैंने यहाँ लिख दिया, एन सी एक्स पी की x क्यू की एन माइनस एक्स। अब इसको अलग कर लो समीशन को, x x माइनस वन एक्स, अब देखो अब कट सकता है ये फैक्टोरियल से नीचे वाले। और दूसरी टर्म क्या है, समीशन x पी की x क्यू की एन माइनस एक्स एन सी एक्स, ये तो सेम आ गया पिछले वाले की तरह, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x था। तो इसको हम लिख सकते हैं एन पी, यही निकला था हमारा आंसर। इसको और सॉल्व करते हैं अब इसको सॉल्व करने के लिए x x माइनस वन यहाँ बन सकता है n फैक्टोरियल बाय x फैक्टोरियल n माइनस एक्स का फैक्टोरियल। अब इस x फैक्टोरियल को अगर आप ओपन करोगे तो x x माइनस वन तो कट जाएगा, x माइनस टू का फैक्टोरियल आ जाएगा। जब यहाँ पे x माइनस टू का फैक्टोरियल बनाया है तो यहाँ पे भी आप n माइनस टू का ही बनाओ, तो है ना n माइनस वन n माइनस टू का फैक्टोरियल, ताकि ये चीज आपकी क्या लिखी जा सकती है, n माइनस टू सी एक्स माइनस टू। यहाँ पे भी आप x माइनस टू बनाओ तो पी स्क्वायर, और क्यू में तो बस हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस टू और माइनस टू। तो एक तरीके से इस बार पी स्क्वायर बाहर आया और एन एन माइनस वन आपका बाहर आया, तो दोनों बाहर आ गए, एन एन माइनस वन पी स्क्वायर बाहर आया, अंदर बन गई
p प्लस क्यू की पावर n माइनस 2 की एक्सपेंशन अब की बार, और इधर बैठे हैं एन पी, फिर आगे n माइनस 1 पी स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस एन पी। ये आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ चुकी है। हमें निकालना था वेरिएंस, वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जो कि n माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितनी आई, एन पी आई थी, तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको ओपन करोगे एन स्क्वायर पी स्क्वायर पहली टर्म, नेक्स्ट माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया आपका। तो इसमें आपके पास आ गया है, कॉमन लोगे एन पी, कॉमन लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे एन पी कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ चुका है, 1 माइनस पी आ जाएगा, फिर एन पी क्यू बन जाएगी। यस, तो ये बन गया एन पी क्यू, ठीक है। 1 माइनस पी कितना होता है क्यू, तो वेरिएंस एन पी क्यू आया है, मीन आपका एन पी आया है। तो अब यहाँ पे आप बताइए मुझे कौन बड़ा कौन छोटा, मीन बड़ा हो जाएगा मैम, वेरिएंस छोटा। यस बिल्कुल। क्यों, क्योंकि जो ये वाली वैल्यू है लेस देन 1 वाली है, क्यू जो था 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और कल भी मैंने बताया था जब भी नंबर लेस देन 1 वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एन पी से तो छोटा ही हो जाएगा क्योंकि लेस देन नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे वेरिएंस लेस देन मीन होता है। लेकिन गिवन क्वेश्चन में आपको वेरिएंस ज्यादा गिवन था, तो इसलिए वो पॉसिबल ही नहीं है बायनोमियल के लिए होना, तो आपका वो वाली चीज जो थी वो गलत थी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको अभी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल के दिखाया, आप कोशिश करना म्यू 3 डैश निकालने की, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब वाले की निकालने की। अब उसमें कैसे ब्रेक करो, जैसे इसमें तो हमने x इंटू एक्स माइनस 1 वाला बनाया था, तो उसमें आप कोशिश करना कि आप कुछ ऐसा पेयर बना पाओ, एक्स क्यूब की जगह पे एक्स क्यूब का आप लिख पाओ a इंटू सम, मतलब कांस्टेंट बता रही जो भी होगा, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट करके। जैसे मैंने पीछे एक्स स्क्वायर के लिए जो लिखा था, मैंने कोई अंदाजे से नहीं लिखा था, मैंने भी ऐसे ही किया था इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में। इनिशियली हमने ऐसे करा था ना, भी एक्स स्क्वायर को हमने ब्रेक किया था एक्स एक्स माइनस 1 और प्लस एक्स में, तो कैसे हमने ब्रेक कर दिया था, ऐड और सब्ट्रैक्ट एक्स किया। लेकिन इसके पीछे लॉजिक तो यही था कि एक्स स्क्वायर को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है, मेरा एक पेयर तो एक्स एक्स माइनस 1 का है, एक एक्स का आ जाए, ताकि हम अलग अलग फैक्टोरियल से कट करके आगे प्रोसीड कर सके। तो यहाँ पे अगर देखो, अगर हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स आया हुआ है, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स बोल सकते हैं हम इसे। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो है 1, या एक्स स्क्वायर का है ए आपके पास, है ना, एक्स स्क्वायर का ए, तो ए तो आ गया आपका 1, कंपेयर करने से ए तो 1 आ गया। यहाँ पे एक्स का है ही नहीं तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे रखोगे एक्स का तो माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ से आ गया ए इज इक्वल टू बी, ए 1 था तो बी भी कितना आ गया 1 आ गया। तो इसलिए इस केस में हमने दोनों जगह 1 ही लिया था जब हमने पुट किया था। तो ऐसे ही आप यहाँ से भी ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल के देखना आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 3 और मेन तो वैल्यूज ही अगर देखा जाए तो ये भी 1 आएगा। मेन तो वैल्यूज है जिसपे सारा काम टिक रहा है, उसी वजह से तो आपकी उतनी टर्म्स बाहर आ रही है ना, p की पावर भी उतनी बाहर आ रही है, n n माइनस 1 n माइनस 2 भी बाहर आ जाता है उतना ही। कांस्टेंट क्या आएगा, वो भी बाहर आ जाएगा जो कांस्टेंट आएगा। तो ट्राई करके आना कि म्यू 3 डैश निकालने की और म्यू 4 डैश निकालने की।